नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, जो कि मैं हर बार एक नई स्टोरी आपके सामने पेश करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। आप लोगों का प्यार देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है और उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बहुत सारी क्राइम्स की स्टोरी सुनाई हैं और हमेशा आपको यही कहा है कि इससे क्रूर वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई है, या मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इससे ज़्यादा दर्दनाक घटना की मिसाल और कहीं नहीं है। पर हमेशा मैं फेल हो जाता हूँ और हार जाता हूँ जब एक ऐसी स्टोरी जन्म लेती है जिससे मेरा ही नहीं और भी लोगों का, यानी कि सब भारतीयों का दिल दहल जाता है। तो ऐसी ही एक स्टोरी जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, आप लोग सुनोगे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ऐसी कहानी सुनने के लिए भी आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ अपने बच्चों को मत सुनाना, क्योंकि इस स्टोरी का उनके दिमाग पे, उनके मन पे बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों इंडिया के बड़े बड़े शहर यानी कि दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव, ऐसे हर एक शहर में बहुत सी क्राइम की घटनाएं हो चुकी हैं। सिर्फ एक मुंबई ही अछूता रह गया था जिसका कहीं भी ऐसी क्राइम स्टोरी में ज़्यादा जिक्र नहीं आया है, बट मुंबई ने इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों बात है दिल्ली के मीरा रोड की, जो कि थाने जुरिस्डिक्शन में आता है, और वहाँ की गीता आकाशदीप सोसाइटी जो थी, वहाँ पे 7वें फ्लोर पे 4 फ्लैट थे, यानी कि 701, 702, 703 और 704। और ये जितने भी अपार्टमेंट थे, हर एक मंजिल पर सिर्फ 4 अपार्टमेंट ही थे और सभी के सभी ऑक्यूपाइड थे। तो एक दिन क्या होता है कि सारे रेजिडेंट 701, 702 और 703 इनके रेजिडेंट्स सुबह जब उठते हैं तो उनको एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है। जिस तरह से कोई कुत्ता या कोई चूहा मर गया हो, उसकी बदबू आती है, उसकी गंध आती है। तो ऐसे ही गंध उनको उस सुबह उनको महसूस हो रही थी। और सभी रेजिडेंट्स जो हैं वो यही अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद कोई कुत्ता मर गया है या कोई चूहा मर गया है, जिसकी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग बैड स्मेल आ रही है। तो सभी ने अपने अपने घर में भी देखा कि शायद उनके घर में कोई ऐसी बदबू ना आ रही हो सकता है कि उन्होंने कोई रैट ट्रैप लगाया हो और चूहा उसमें आके फंस गया हो और मर गया हो। तो सभी ने अपने अपने घर चेक किए, तो कहीं पे भी इस तरह की स्मेल नहीं आ रही थी। तो जैसे वो गीता अपार्टमेंट जो था 7th फ्लोर, वो एक क्लोज्ड टाइप एक मंजिल थी और वहाँ पे सारे फ्लैट्स जो थे वो एक क्लोज टाइप थे। हवा का सर्कुलेशन जो है वो उनके बीच से होकर गुजरता था, ना कि आगे और ना ही पीछे। तो वहाँ पे एक हवा का एक वर्लपूल बन रहा था, एक भंवर बन रहा था, जिसकी वजह से वो एक जान नहीं पा रहे थे कि ये बदबू, ये गंध कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने उस दिन क्या किया, सभी ने अपने अपने घर चेक किए, सभी ने अपना आस पड़ोस चेक किया, और इससे वो कहीं पे भी नहीं ढूंढ पाए कि कहाँ से स्मेल आ रही है। तो कुछ देर बाद उनके दिमाग में आया कि हो सकता है छत पे कोई ऐसा स्मेल ना आ रही हो, या कोई वहाँ पे कोई जानवर ना मर गया हो। तो वो सब लोग क्या करते हैं, वो सब लोग छत पर जाते हैं और छत का भी कोना कोना छान मारते हैं और उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि सब ने देखा कि 704 अपार्टमेंट में उन्होंने चेक नहीं किया है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि 704 जो फ्लैट था वहाँ पे 2 लोग रहते थे, एक मेल और एक फीमेल, और
सब ये कहते थे कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और वो दोनों की एक अजीब सी बात ये थी कि वो उन सभी फ्लैटमेट से रेजिडेंट जो वहाँ पे थे उनके साथ इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। और कहीं पे आते जाते किसी ने दुआ सलाम नमस्ते हेलो कर दिया तो वो उसका जवाब दे देते थे। बट कहीं पे भी जैसे बाकी रेजिडेंट जो थे वो मैरिजेस में, फंक्शन में, सेरेमनीज़ में एक दूसरे से मिलते थे, फंक्शंस अटेंड करते थे। बट 704 फ्लैटमेट जो थे वो किसी भी फंक्शन में हिस्सा नहीं लेते थे और दूसरों से कटा कटा रहते थे। तो वहाँ पे क्या था कि एक टेनेंट जो थे उनका नाम था मनोज साहनी, और वहाँ पे 704 नंबर फ्लैट पे वो किराए पर रह रहे थे और 10,000 रुपये रेंट देते थे। जो मनोज साहनी थे वो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ पे पढ़ के आए थे, वहाँ पे उनकी एजुकेशन हुई थी। 56 ईयर ओल्ड उनकी एज थी और दिखने में भी थोड़े से ओल्ड एज ही लगते थे। यानी कि वो वहाँ पे रह रहे थे और लोग समझते थे कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, बट वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे। इसका कारण क्या था मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि जब पिछले मंडे की बात है, जब रेजिडेंट्स को स्मेल आई तो उन्होंने सोचा कि हम 704 नंबर फ्लैट में जाके सर्च करते हैं या उनको पूछते हैं कि ये स्मेल क्या आ रही है। हो सकता है कि 704 नंबर के जो फ्लैट में रहते हैं रेजिडेंट उन्होंने चेक ना किया हो, या हो सकता है कि वो घर पे ज़्यादा आए ना हो तो उनके घर से स्मेल आ रही हो। तो होता क्या है कि वो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ के 703 नंबर के जो रेजिडेंट थे उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने मनोज साहनी को देखा। मनोज साहनी को देखते ही मनोज साहनी ने वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दिया। बट वहाँ पे जो पर्सन गए थे चेक करने के लिए 703 नंबर के रेजिडेंट, उन्होंने देखा कि वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और उनको पता चल गया था कि 704 नंबर में ही स्मेल आ रही है। तो कुछ 5-10 मिनट के बाद जब वो और रेजिडेंट्स को बुलाकर लाते हैं तो जैसे वो दरवाजे के पास आते हैं तो मनोज जो था वो अपना बैग लेकर घर से निकल रहा था, उसने लॉक लगा दिया। और उसके बाद उसने उन लोगों को बोला कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो बाकी रेजिडेंट जो थे वो कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि वो खुद 704 नंबर फ्लैट के बाहर खड़े रहकर ये देखेंगे कि वहाँ से स्मेल आ रही है, कितनी आ रही है, और हो सकता है कि वो स्मेल को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो जैसे ही वो 704 नंबर फ्लैट के बाहर जाते हैं और उनको जब वो दरवाजे के पास खड़े होते हैं तो उनको अभी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिस तरह से किसी ने परफ्यूम छिड़का हो और उसके बाद जो बैड स्मेल है उसको ढकने की कोशिश की हो। तो वहीं पर जो सारे रेजिडेंट थे वो समझ गए कि यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है। एक्चुअली हुआ क्या था, दिल्ली का जो एक केस था, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के बॉडी के टुकड़े कर करके, बहुत सारे टुकड़े कर करके 10-12 जगह पे उसने फेंके थे। तो उनके जहन में अभी वो केस चल रहा था कि हो सकता है कि ये इंसान भी अपने रूममेट यानी कि उनके नज़र में अपनी पत्नी को मार कर वहाँ पे रखा है और उसी की स्मेल जो है वो उसके घर से आ रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि 702 नंबर के जो रेजिडेंट हैं सुमेश क्या करते हैं कि नीचे सोसाइटी में जाते हैं और सोसाइटी के जो चेयरपर्सन हैं उनको बताते हैं कि सर ऐसा है और 704 नंबर में बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। और उसके बाद वो सोसाइटी में रिटर्न में देते हैं सुमेश जो थे कि आप इस चीज़ की छानबीन करिए और पता लगाइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो चेयरमैन थे सोसाइटी के वो खुद अपने कुछ मेंबर्स को साथ लेकर उस फ्लैट के बाहर जाते हैं। तो
तो उनको भी महसूस होता है कि अंदर से बहुत बदबू आ रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि सारे लोग जो थे और सोसाइटी के चेयरपर्सन और उनके मेंबर वो मिलकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, और पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद वो पुलिस को वहाँ पे बुला लेते हैं। तो जैसे ही पुलिस वहाँ पे आती है तो दरवाज़ा बंद था, लॉक लगा हुआ था, क्योंकि मनोज सुबह ही निकल गया था। उसके बाद क्या होता है, शाम को मनोज वहाँ अपने काम से वापस आ रहा था, और मनोज जो है वो इस बात से अनजान था कि उसके घर में चेकिंग हो रही है। पुलिस उसके घर में घुस गई थी, और घुसते ही उन्होंने देखा कि सबसे पहले तो वो सबसे पहले फ्रिज देखते हैं, क्योंकि सुमेश ने पुलिस को बताया था कि सर ऐसा हो सकता है कि जो एक केस दिल्ली में हुआ था उसी तरह का ये सिमिलर केस हो। तो उसने भी फ्रिज में अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के टुकड़े जो है वो फ्रिज में रखे थे, तो सबसे पहले हम फ्रिज चेक करते हैं। तो सुमेश और पुलिस और 2-3 बंदे जो और थे उनको जिनको विटनेस बनाकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर ब्रेक इन किया गया था, तो वो सब लोग फ्रिज देखते हैं उनकी मौजूदगी में, बट फ्रिज में कुछ नहीं निकलता है। और स्मेल भी एक ऐसी आ रही थी, मिक्स्ड स्मेल आ रही थी, परफ्यूम और ह्यूमन फ्लैश के टुकड़ों की, उसमें से जो बदबू आती है वो मिक्स्ड आ रही थी। कुछ लोगों ने ये बदबू इतनी गंदी थी कि उसमें से कुछ बंदे तो अंदर आते ही नहीं हैं, और कुछ बंदे तो उल्टी कर देते हैं। तो फ्रिज में उनको कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद वो बेडरूम में जाते हैं, बेडरूम का भी एक एक चीज़ खंगाल लेते हैं, तो वहाँ पे भी उनको कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद वो ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। ड्राइंग रूम में भी वो टेबल, सोफ़ा और बाकी सारी चीज़ें अलग थलग कर देते हैं, फिर भी उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। अब रह गया था किचन। किचन में जो सुमेश था उसने कहा कि अभी किचन रह गया है, कि किचन में चेक करते हैं कि किचन में क्या है जो कि इतनी बुरी स्मेल आ रही है, क्योंकि उन्होंने सारा घर छान मारा बट उनको वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अभी किचन में वो एक एक चीज़ की तलाशी लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि किचन में जाने के बाद वो एक एक चीज़ को उल्टा पलटा के देखते हैं कि ये क्या है, और उसके बाद उनकी नज़र जो है वो एक स्टोव पे जाती है। यानी कि वहाँ पे एक स्टोव पड़ा हुआ था, एक कुकर पड़ा हुआ था, और कुकर के पास 2 चम्मच, स्टील के चम्मच जो होते हैं वो पड़े हुए थे। तो वो क्या देखते हैं कि जो तवा था, तवे के ऊपर कुछ मांस के टुकड़े जो हैं वो लगे हुए थे, चिपके हुए थे, और साइड में जो चम्मच थे उसमें भी छोटे छोटे जो मांस के टुकड़े थे उसका रेजिजुअल जो था वो उसके साथ चिपका हुआ है। तो उनको वहीं से शक उनका और गहराता गया जब उन्होंने ये चीज़ें देखी। उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस पूरा किचन को देखती है तो वहाँ पे उनको एक टब मिलता है। उस टब में वो देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जो पैर हैं उसमें पड़े हुए थे। तो अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो उन्होंने हर एक चीज़ खंगालने की कोशिश की। अब कुकर जो पड़ा था, उन्होंने कुकर को खोला। जैसे ही वो कुकर को खोलते हैं तो उनके होश खाबता हो जाते हैं। वो कुकर में देखते हैं कि छोटे छोटे इंसानी मांस के टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए थे और कुकर में पक रहे थे। उनके बाहर जाने के बाद नहीं पक रहे थे, बट उसमें उनको पकाया गया था। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने हर एक टुकड़े को देखा, और वो पुलिस वालों की खुद इंटरव्यू में मैंने रिसर्च की, तो वो पुलिस जो 2 पुलिस कर्मी जो वहाँ पर गए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का मंज़र कभी नहीं देखा है, और हम ये भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा मंज़र हमें दिखाए भी नहीं। तो उनमें क्या था कि मनोज जो है उसके बाद वो जैसे सोसाइटी के अंदर एंटर करता है और इस बात से अनजान था कि उसके रूम की चेकिंग हो रही है। तो जैसे वो अंदर जाता है तो वहाँ पे वो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी देखता है, और देखता है कि
7th फ्लोर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो लिफ्ट में जैसे ही वो एंटर करने लगता है तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अब वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि पुलिस उसी के फ्लैट में एंटर हो रखी है। तो उसके बाद जो मनोज था उसने वहाँ से छुप कर भागने की कोशिश की, बट जो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड थे, सोसाइटी के मेंबर थे वहाँ पे जो खड़े हुए थे, उन्होंने मनोज को वहाँ पे धर दबोचा। तो जैसे ही धर दबोचा तो पुलिस ने उसको अपने रूम में लेकर गई और उससे पूछा कि ये क्या है, ये जो इंसानी मांस के टुकड़े हैं ये किसके हैं। तो वो देखता है कि हर एक चीज़ के पर्दा फाश हो चुका है, अब झूठ बोलने का कोई भी चांस नहीं है। तो वो पुलिस को जैसे किचन में लेके जाता है तो वहाँ पे पुलिस एक साइड पर एक जैसे औरत की वो चोटी होती है, वो चोटी सिर्फ और सिर्फ चोटी वहाँ पे पड़ी थी और वो रस्सी से बंधी हुई थी। तो पुलिस उससे एक एक चीज़ की पूछताछ करती है और उसके बाद वो क्राइम सीन को सील करके उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। उसके बाद मनोज जो था उससे पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ में वो बताता है कि ये इंसानी मांस के टुकड़े जो हैं वो सरस्वती वैद्या के हैं, यानी कि जो लड़की उसके साथ रह रही थी उसका नाम था सरस्वती वैद्या। और सभी लोग ये समझ रहे थे कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, बट वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे। तो मनोज पुलिस को बताता है कि वो उसकी जो गर्लफ्रेंड वहाँ पे रह रही थी उसका उसके साथ झगड़ा हो गया था और उसकी गर्लफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली। और खुदकुशी करने के बाद उसको उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर इस लाश के बारे में, इस खून के बारे में, इस आत्महत्या के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा तो पुलिस उसको ही गिरफ्तार कर लेगी, उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि उसकी वाइफ जो उसके लोग कह रहे थे उसके कत्ल के इल्ज़ाम में। तो उसने बहुत सोचा और कहा कि मैंने उसके टुकड़े इसलिए किए क्योंकि इतनी बड़ी लाश, क्योंकि वो 7th फ्लोर में रह रहा था और वो उसने ये कहा कि वो इतनी बड़ी लाश ऊपर से अगर नीचे लेकर जाता तो सभी को पता चल जाता कि ये लाश डंप करने के लिए जा रहा है। तो इसीलिए उसने उस बॉडी को पीसीस में काटा और काटने के बाद धीरे धीरे वो इन टुकड़ों को ठिकाने लगाता गया। वो हर सुबह या शाम को उन टुकड़ों को काटता था और लिफाफे में भरकर बाहर ले जाता था और बाहर ले जाने के बाद कई बार कुत्तों को डाल देता था या कहीं पर फेंक देता था। उसके बाद जब पुलिस को उसने बताया कि अभी 2 दिन और मेरे पास थे, मैं उस जो बॉडी है इसको मैं डंप कर देता या पीसीस को फेंक देता और सब कुछ क्लीन कर देता। तो पुलिस जो थी उसको मनोज की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। तो पुलिस अब अपने तरीके से मनोज से पूछती है और उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है। तो उसके बाद मनोज जो है वो टूट जाता है और फिर बताता है कि क्या हुआ था। एक्चुअली मनोज जो था वो एक आज से 10 साल पहले 8 साल पहले शायद वो एक करियाना स्टोर में काम कर रहा था। बोरीवली में उसका एक घर था और करियाना शॉप में वो काम कर रहा था और बोरीवली में उसका एक और छोटा सा घर था जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहा करते थे। तो उसने क्या किया, उसने अपना बोरीवली का जो फ्लैट था उसको किराए पर दे दिया था 40,000 रुपये मंथली के रेंट पे और वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रहने लग गया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सरस्वती वैद्या जो है वो उसकी दुकान पर आती है। तो धीरे धीरे रेगुलर आने पे सरस्वती और मनोज का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, उनका अफेयर चालू हो जाता है।
और तब क्या था, तब जो सरस्वती थी उसकी एज मात्र 24-25 साल की थी, और जो मनोज था उसकी उम्र 46-47 ईयर्स की थी। तो बहुत बड़ा एज का डिफरेंस था। और इन दोनों का जब अफेयर और गहराता गया तो सरस्वती जो थी उसने मनोज को कहा कि हम तुम्हारे जो वहाँ का थाने में जो मीरा रोड पे उसका फ्लैट है वहाँ पे एक किराए पर घर ले लेते हैं। तो मनोज मान जाता है। मनोज सरस्वती को लेकर वहाँ पे जो अपार्टमेंट था गीता आकाशदीप सोसाइटी, वहाँ पे 7th फ्लोर पे 704 नंबर फ्लैट का आधा हिस्सा वहाँ से ले लेता है और 10,000 रेंट पे वो वहाँ पे रहने लग जाता है। सरस्वती भी उसके साथ रहने लग गई। तो काफ़ी टाइम बीत गया उनको वहाँ पे रहते हुए। और उसके बाद क्या था, सरस्वती जो थी वो मनोज को ये मजबूर करने लगी कि वो अब शादी कर लें। तो होता क्या है कि मनोज जो है, मनोज इस बात के लिए राज़ी नहीं होता है, क्योंकि एक बहुत एज डिफरेंस था उन दोनों में। तो सरस्वती चाहती थी कि उनका विवाह, उनकी मैरिज चुपके से हो जाए, ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आए। तो जब ज़रूरत होगी तो वो बता देंगे, तब तक के लिए वो कम से कम शादी कर लें, कोर्ट मैरिज कर लें और उसके बाद वो सभी को बता देंगे। मनोज इस बात के लिए तैयार नहीं था। तो मनोज ने पुलिस को बताया कि वहाँ पर पिछले 7-8 महीनों से उनके बीच में काफ़ी तनाव शुरू हो गए थे। सरस्वती उसको शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी और मनोज इसके लिए राज़ी नहीं था। तो एक दिन उस दिन से पहले पिछले महीने की बात मनोज पुलिस को बताता है। वो कहता है कि मैं जब भी घर पर वापस आता था तो सरस्वती मुझ पर शक करने लगी थी कि वो किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप में है। तो ये झगड़ा जो था उनका रेगुलर हो गया था और ऊपर से सरस्वती उसको शादी करने के लिए भी मजबूर कर रही थी। तो इस झगड़े को काफ़ी टाइम हो गया था। तो मनोज ने क्या किया, मनोज ने सरस्वती को कहा कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं। तो वो शादी कर भी लेते हैं, वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद वो उसी फ्लैट में रहने के लग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि मनोज जो था उसके दिमाग में आया कि इस तरह से मैं सोसाइटी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, क्योंकि उन दोनों में एज डिफरेंस जो था वो बहुत बड़ा था। ये बयान जो है वो ये मनोज ने ही दिया था कि किस तरह से उनके झगड़े स्टार्ट हुए थे। तो उसके बाद उसने एक दिन क्या किया, जब वो घर से गया तो उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई उसके साथ। और उसने वो जब शाम को वो वापस आया तो उसने देखा कि सरस्वती ने खुदकुशी कर ली है। बट उसने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसने उसको मारा है। तो पुलिस को उसने इतना ही बयान दिया और पुलिस ने उसकी 15 दिन के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी। उसकी जो उसके केस जो था वो उन्होंने कोर्ट में सबमिट कर दिया और उसके बाद रिमांड मांगी। तो अभी भी जो मनोज है वहाँ पे पुलिस कस्टडी में रह रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है क्योंकि पुलिस के पास और 10 दिन अभी बाकी हैं। तो देखते हैं कि मनोज के इस क्राइम का क्या आउटकम आता है, यानी कि क्या मनोज इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि उसने सरस्वती को मारा है। और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो पुलिस के पास इस केस को एक सुसाइड का केस ही रखना पड़ेगा। वो इस केस को कत्ल के केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक मनोज के खिलाफ एक पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं आ जाता है कि इसने ही सरस्वती को मारा है। और दूसरी बात, उनको उस कत्ल करने का मोटिव भी जानना है, क्योंकि अगर मोटिव नहीं होगा तो कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाएंगे कि मनोज ने ही अपनी पत्नी सरस्वती को मारा है। तो अभी पुलिस पूछताछ कर रही है
और पूछताछ में मनोज कुछ ना कुछ हर रोज़ कुछ बता रहा है। तो उम्मीद है कि मनोज अपने इस गुनाह को कबूल करेगा या वो सब कुछ सच बताएगा कि ये उसने किस कारण किया या उसने उनके बीच में क्या अनबन थी, और अगर उसने मारा है तो मर्डर वेपन कौन सा यूज़ किया था, और जो कि उसके कमरे में लाश उसकी पत्नी की पड़ी हुई थी तो उस लाश को उसने अपने ही लेवल पे निपटाने की कोशिश की और जितने भी टुकड़े थे उनको वो कुकर में पकाता रहा, उनको बॉईल करता रहा ताकि पूरी तरह से स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से मनोज ने इस दरिंदगी वाले अपराध को अंजाम दिया और पूरे देश को दहला कर रख दिया। तो अभी जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। प्लीज़ स्टे अपडेटेड, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो या आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो कि मैं आप रिसर्च करूं और आपके सामने फैक्ट्स पेश करूं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।